तो ये आज का जो वीडियो लेक्चर है ये पर्टिकुलरली आपका डेमो लेक्चर है। ठीक है, हम हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स को अपलोड करेंगे यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना के। आज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन से हम प्रीएम्बल ऑफ इंडिया को कवर करेंगे बतौर डेमो लेक्चर में, और इसके बाद हिस्ट्री से स्पेसिफिक टॉपिक्स, ज्योग्राफी से स्पेसिफिक टॉपिक्स, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स से भी, है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट से आपके लिए डेमो लेक्चर बनाऊं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का डेमो लेक्चर शुरू करते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा कमेंस हुआ, एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल था। क्या था? एक प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल के साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास ओवरऑल 22 चैप्टर थे। 22 चैप्टर के साथ 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। शेड्यूल बढ़ के 12 हो चुके हैं। ठीक है, तो हम प्रीएम्बल की बात शुरू करते हैं। तो प्रीएम्बल देखिए, अब थोड़ा सा इसमें हमको देखना रहेगा प्रीएम्बल आखिर में है क्या। प्रीएम्बल प्रीएम्बल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें सिंपली एक तरीके का हमारा रूल बुक है। क्या है? रूल बुक आप मान सकते हैं। रूल बुक दैट मीन्स संविधान किस तरीके से चलेगा वो रूल बुक से चलेगा। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। क्या कहते हैं इसे? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इसे कहते हैं। ठीक है, इस फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड में अगर हम बात करें तो एक आपका प्रीएम्बल है। क्या है? एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल के साथ अगर हम पार्ट्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पार्ट्स हमारे पास कितने? 10, 20, 21, 22 पार्ट। आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो आर्टिकल्स है 395, और हमारे पास जो शेड्यूल्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 12 हो चुके हैं। ठीक है, तो कोई भी एक डेमोक्रेटिक नेशन किससे चलता है? रूल बुक से चलता है। और वो रूल बुक क्या होता है? उस देश का संविधान होता है। जैसे अगर हम बात करें कि 3-4 लड़कों ने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने अपना परसेंटेज डिसाइड किया कि भाई चलिए 5 लोग हैं, मान लीजिए 20% सबकी शेयर होल्डिंग होगी। मगर बाद में चल के कंपनी एस्टेब्लिश होती है और वो जब कंपनी ग्रोथ करती है, प्रॉफिट आने लग जाता है, तब एक बंदा उसमें से कहता है नहीं यार 20% नहीं डिसाइड हुआ था, 40% डिसाइड हुआ था। तो ये बात कैसे तय करेंगे? अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता, उसमें चीजें लिखी हुई होती और उसमें साइन की हुई चीजें होती, तो हम दिखा सकते थे कि भाई ये देखिए उस डेट में हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने इस चीज को एक कॉपी में लिखा था और नीचे हमने साइन किया था। तो वही काम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा करता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें, प्रीएम्बल की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? प्रीएम्बल की बात करने वाले हैं, प्रस्तावना की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यही संविधान का प्रीएम्बल, इसकी हम बात करेंगे। हिंदी में इसे प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या समझते हैं तो आप क्या बोलेंगे? तो अगर मैं बोलूं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपकी कॉपी में या बुक में आपका इंडेक्स होता है, इंडेक्स कह लीजिए, या फिर बुक्स में प्रीफेस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? प्रीफेस लिखा होता है, वो चीजें। तो वही चीज है प्रीएम्बल आपका। इंडेक्स में आप क्या लिखते हैं? इंडेक्स में आप अपना कंटेंट्स लिखते हैं कि भैया अंदर कॉपी में हमने क्या क्या कंटेंट्स कवर किए हैं, है ना। मान लीजिए चैप्टर 1 में आपने कुछ कवर किया, मान लीजिए अगर मैथमेटिक्स आप कवर कर रहे हैं,
चैप्टर 1 में एल्जेब्रा है, चैप्टर 2 में अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर 3 में प्रोबेबिलिटी है, इस तरीके से। तो प्रियम्बल अगर हम बात करें हमको एक ओवरव्यू देता है। क्या देता है? एक ओवरव्यू देता है। मगर इससे पहले हम जान लेते हैं, पहली बात आप ये जान लीजिए कि प्रियम्बल किसी भी देश के संविधान में बनाना या रखना कोई एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं है। क्या नहीं है? कोई एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं है। यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं होने का मतलब वर्ल्ड में कुल मिला के 193 कंट्रीज हैं। वर्ल्ड में कुल मिला के कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज हैं एज पर यूनाइटेड नेशन। मैं सलमान खान के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने एक था टाइगर मूवी देखी हो तो उसमें रणवीर शोरी सलमान खान से क्या बोलता है, यार पूरे वर्ल्ड में 204 कंट्रीज हैं और तेरे को प्यार करने के लिए लड़की मिली तो एक, वो भी पाकिस्तानी, वो भी आईएसआई एजेंट। तो रणवीर शोरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 204 कंट्रीज हैं, बट यूनाइटेड नेशन 193 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है। लास्ट में 2013 में सबसे लास्ट में जो कंट्री थी जिसको एडॉप्ट किया गया वो साउथ सूडान थी। तो 193 कंट्रीज में अगर हम बात करें, हर देश के पास अपना संविधान है। अगर वो डेमोक्रेटिक नेशन है, हर डेमोक्रेटिक सेटअप के पास अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उसमें अगर हम बात करें सारी कंट्रीज इसको फॉलो नहीं करती। कहने का मतलब हर बच्चा कॉपी में इंडेक्स नहीं बनाता है, कुछ ही बच्चे इंडेक्स बनाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं हम सीधे पन्ने पलट लेंगे, हमको इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात आप ये जान लीजिए ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं है। कुछ देश के संविधानों ने इसको अडॉप्ट किया है, कुछ देशों के संविधान ने प्रियम्बल नहीं बनाया। प्रियम्बल सबसे पहले अगर हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल हुआ। किस में इस्तेमाल हुआ? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल हुआ। अमेरिका में 1787 में जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तो अमेरिका ने सबसे पहले प्रियम्बल को बनाया और अमेरिका की इसी प्रैक्टिस को बाद में चल के कई सारी कंट्रीज ने कॉपी किया। इंडिया ने भी अगर हम बात करें, इंडिया ने भी अमेरिका से ही प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को कॉपी किया। अगर हम बात करें, आप पूछेंगे मुझसे कि सर और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, इंडेक्स है, प्रीफेस है, तो मैं क्या कहूंगा कि कुछ कंट्रीज जैसे आपकी अर्जेंटीना हो गई, अर्जेंटीना के बाद स्पेन हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये ऐसे देश हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है। इंडिया भी हो गया, इंडिया के में भी प्रियम्बल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं है। कुछ देश के संविधान इसको अपने संविधान में लगाए हुए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए। दूसरी बात, प्रियम्बल अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि क्या है, सिंपली ये आपका इंडेक्स है। क्या है? इंडेक्स है या प्रीफेस बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए? प्रीफेस। बुक में लिखा होता है ना प्रीफेस, कि बुक के अंदर का कंटेंट क्या क्या है वो प्रीफेस में लिखा होता है। देखिए इस शब्द को अगर आप डिवाइड कर लें, फेस मतलब चेहरा, इससे पहले कि चेहरा सामने आए, चेहरा सामने आने से पहले जो हम काम कर रहे हैं, प्री मतलब पहले, उसे हम प्रीफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रीफेस कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, आप जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन में जब आप रिचार्ज करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रीपेड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपेड कहते हैं। प्री मतलब पहले, पहले रिचार्ज करो और फिर आप उसका इस्तेमाल करो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो वाला तो पोस्टपेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो पोस्टपेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोस्टपेड हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, प्रीफेस बोला गया। अगर हम बात करें, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं और बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है एन.ए. पालकीवाला। क्या नाम है? एन.ए. पालकीवाला इनका नाम है। ये एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं और बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। इन्होंने प्रियम्बल के बारे में टिप्पणी की है। प्रियम्बल को इन्होंने क्या बताया है?
प्रियम्बल को इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड बताया है। क्या बताया है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। क्या बोला है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। दैट मीन्स हमारी पहचान कैसे होती है? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा बंदा, ये हमारे स्कूल से बिलोंग करता है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है? उसके आइडेंटिटी कार्ड से ना। तो वैसे ही हमारे संविधान का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो प्रियम्बल है। क्या है? प्रियम्बल है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो सबसे पहली बात, प्रियम्बल एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस नहीं है। कुछ देश इसको फॉलो करते हैं, कुछ देश फॉलो नहीं करते हैं। जो देश फॉलो करते हैं उसमें अमेरिका सबसे पहला देश है जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और प्रियम्बल रखा। इंडिया अगर हम बात करें तो इसके पास प्रियम्बल है, अर्जेंटीना के पास है, स्पेन के पास है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जर्मनी, ये सब के पास प्रियम्बल है। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें और हम देखते हैं, अब आते हैं प्रियम्बल पे पूरी तरीके से। किस पे आते हैं? अब हम आते हैं प्रियम्बल पे पूरी तरीके से। तो देखिए प्रियम्बल हमारा कैसे शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। और नीचे की जो लाइन आपकी लिखी हुई है वो लाइन क्या लिखी हुई है? On this 26th day of November we do hereby adopt and enact this constitution and give to ourselves। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रियम्बल लिखा हुआ है। अब इसको हम समझना शुरू करते हैं। देखिए प्रियम्बल याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी एनसीईआरटी की आप बुक देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स में क्या होता है? एनसीईआरटी की बुक्स में आपका प्रियम्बल लिखा होता है। आप अगर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप वहां पे जाके देखिए, आपका प्रियम्बल लिखा हुआ है। चलिए प्रियम्बल की हम बात करते हैं। देखिए पहली लाइन क्या बोल रही? वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स बता रहा है। क्या बता रहा है? सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, बोलने का सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने हमारे ऊपर थोपा नहीं है। हमारे लोगों ने खुद ये कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकारा है, बनाया है। हमारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हम लोगों की एवज में उन्होंने ये संविधान बना के तैयार किया है। दैट मीन्स अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ पावर लाई करती है वो पीपल ऑफ इंडिया में लाई करती है। वो किसी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल में लाई नहीं करती है। किस पे लाई करती है? वो लाई करती है भारत के लोगों पे, 142 करोड़ की जो हमारी जनता है। ठीक है, जैसा अगर हम बात करें तो फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट जो रहे हैं उनका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या नाम था? अब्राहम लिंकन इनका नाम था। अब्राहम लिंकन ने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था। ये फेमस स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गेट्सबरी एड्रेस 1787 के दौरान इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, सरकार किसके लिए है? जनता के लिए। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता के द्वारा बनाई गई है वो सरकार, एंड फॉर द पीपल, और जनता के लिए ही बनाई गई। बड़ा फेमस स्टेटमेंट हुआ है और यूपीएससी एनडीए में ये स्टेटमेंट ऑलरेडी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये चीज याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। बीच में अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो लेक्चर तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, तो पहली बात, प्रियम्बल क्या बता रहा है हमको? सोर्स बता रहा है। क्या सबसे पहले हमारा सोर्स बता रहा है? क्या बता रहा है? सोर्स बता रहा है।
और सोर्स के बाद अगर हम बात करेंगे सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारा क्या है? सोर्स के बाद ये हमारा नेचर बता रहा है। क्या बता रहा है? नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है कि हमारा संविधान किस तरीके का है, या यूं कहें कि हमारा देश किस तरीके का देश है। हम एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभुत्व देश है, एक समाजवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है, रिपब्लिक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो बंदों को खड़े कर दिया जाए कि एक बंदे का नेचर क्या है, दूसरे बंदे का नेचर क्या है? एक बंदे का नेचर आप बता सकते हैं कि वो किस तरीके का है, गर्म मिजाजी है। दूसरा बंदा अगर हम बात करें कूल माइंडेड है, तो दोनों के नेचर में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी तरीके से ये बता रहा है कि हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का देश बनाने की बात कर रहा है। हम सेकुलर हैं, जबकि अगर हम पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ, तो उसका नेचर अलग है, हमारा नेचर अलग है। ऐसे टोटल 193 कंट्रीज है, हर कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन का अपना अपना नेचर। तो ये हमारे कंट्री का नेचर है, ठीक है। तो पहले सोर्स बता रहा है हमारा प्रीएम्बल, फिर नेचर बता रहा है, और नेचर के बाद अगर हम बात करें ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है। क्या बता रहा है? ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स बता रहा है। उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य बता रहा है। अगर हम बात करें प्रीएम्बल, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स हो रही थी, अगर हम देखें तो आपका 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा हमारी बैठी थी, और इसका काम था संविधान बना के तैयार करना। और अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। कुल मिला के अगर हम बात करें तो 2 साल 11 महीने और कुछ दिनों का समय लगा। दैट मीन्स ओवरऑल 3 साल का लगभग समय लगा इस संविधान को बनाने में। 60 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई। तो जब इसमें ये डिबेट्स चल रही थी कि प्रीएम्बल रखा जाए ना रखा जाए, तो ये काम किया था पंडित नेहरू ने। तब प्रीएम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला जा रहा था। क्या बोला जा रहा था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला जा रहा था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अगर हम हिंदी में देखें तो उद्देशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका मतलब उद्देश्य क्या है हमारा ये संविधान बनाने का, प्रीएम्बल बनाने का। तो हमने उद्देश्य इसमें बताया है कि हम अपने समस्त नागरिकों को क्या प्रदान कर रहे हैं? जस्टिस, न्याय प्रदान कर रहे हैं। किस तरीके का न्याय? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। लिबर्टी, आजादी दे रहे हैं अपने समस्त नागरिकों को। ये हमारा ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है। किस चीज की आजादी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वेलिटी, समानता का अधिकार दे रहे हैं। किस चीज की समानता? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी, बंधुता, इन सब की बात हो रही है। और नीचे अगर हम बात करें तो नीचे हमारा ऑन दिस 26th day of November, ऑन दिस 26th day of November 1949, ये वाला जो लाइन है ये हमारा क्या बता रहा है? ये हमारा डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन एंड एनेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डेट ऑफ एडॉप्शन एंड एनेक्शन बता रहा है, ठीक है, कि इस दिन हमारा संविधान पार्शियल तरीके से लागू हुआ, पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, मगर अभी हमने इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया, इसकी परवरिश नहीं चालू हुई। तो दैट मीन्स हमारा जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो डेट ऑफ कमेंसमेंट अलग है। डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब संविधान जब पूरी तरीके से लागू हुआ, तो जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है वो 26 जनवरी 1950 है, जब हमने गवर्नर जनरल के पद को भारत के राष्ट्रपति के पद के साथ बदल दिया, ठीक है। अक्सर बच्चा जो है यूपीएससी एस्पिरेंट है इस चीज में कंफ्यूज होता है कि डेट ऑफ एडॉप्शन एंड एनेक्शन क्या है और डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या। यूपीएससी ने कई बार घुमाया है। डेट ऑफ एडॉप्शन एंड एनेक्शन का मतलब यहां पूरी तरीके से ये लागू नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ ही प्रोविजंस लागू हुए थे। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल 5 से लेके 9 तक, दैट मीन सिटीजनशिप,
क्योंकि अगर हम संविधान को लागू कर रहे हैं पार्शियल तौर पे ही भले, मगर हमको ये बताना पड़ेगा ना कि हमारे देश के नागरिक कौन कौन है। अगर हमको ये बताना पड़ रहा है हमारे देश के नागरिक कौन कौन है, तो हमको ये भी दिखाना पड़ेगा चुनाव होने चाहिए, और चुनाव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेस पे होने चाहिए। तो आर्टिकल 324 भी अस्तित्व में आया। अब प्रेसिडेंट तो अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ है, तो अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा तो आर्टिकल 60 को हमको लागू करना पड़ेगा। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट के ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, 92, 93 एंड 94, बस यही आर्टिकल्स अगर हम बात करें 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आए। बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं, ओवरऑल 395 आर्टिकल्स है, हमने बात की ओवरऑल कितने आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स है। तो बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको छोड़ के वो सारे 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आए। ठीक है, तो डेट ऑफ एडॉप्शन एंड एनेक्शन का मतलब है कि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्शियली एनेक्ट हुआ था, और कंप्लीटली कब कमेंस हुआ, 26 नवंबर 1950 को, जब हमने गवर्नर जनरल के पद को और राष्ट्रपति के पद से बदल दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने और हम रिपब्लिक बने। क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो आप देखिए राष्ट्रपति का पद नहीं था, लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, फिर उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को रिप्लेस करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। तो भाई हम रिपब्लिक बने ना। हम अभी बात करेंगे इसके अंदर रिपब्लिक और मोनार्की में क्या डिफरेंस होता है। तो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि भाई 26 जनवरी जब आती है सब बोलते हैं सर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लोगों को यह तक नहीं पता है कि इंडिपेंडेंस डे कब है और रिपब्लिक डे कब है। मान लीजिए उन्होंने सही बोल भी दिया सर हैप्पी रिपब्लिक डे, रिपब्लिक का किसी को मतलब नहीं पता। क्या आपको पता है? आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइए। जब किसी से भी रिपब्लिक पूछा जाता है तो रिपब्लिक आदमी क्या बताता है? आदमी ये बताता है कि सर उस दिन संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। अरे संविधान तो लागू हुआ, इस वजह से हम रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक का सिंपली मीनिंग होता है एनी स्टेट हुज हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इट्स पीपल। ऐसा राष्ट्र जिस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होता है उसे हम गणराज्य बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ब्रिटेन है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, मोनार्की है, राजा या रानी होता है, वो हेरिडेटरी है, वंशानुगत है, राजा का लड़का ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनेगा। मगर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट अभी द्रौपदी मुर्मू है, 5 साल बाद चुनाव होगा फिर प्रेसिडेंट आएगा। मतलब ये किसी भी तरीके से हेरिडेटरी नहीं है, इलेक्टेड है ना। तो इलेक्टेड है इसलिए हम रिपब्लिक है। क्या है? तो हमारा हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। अमेरिका का हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, वो भी रिपब्लिक है। श्रीलंका रिपब्लिक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपकी सबसे पहली बात ना। सबसे पहली बात हमने ये कर ली, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम बात करें सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हाँ, ये पूरी चीजें हमने बात कर ली। अब चलिए, सोर्स तो हमारा हो गया। सोर्स के बाद अगर हम बात करें नेचर को हम ब्रीफली देखते हैं। नेचर को किस तरीके से देखते हैं? ब्रीफली देखते हैं। किस तरीके के देश बनाने की बात हो रही? सोवरेन कंट्री बनाने की बात हो रही। सोवरेन मतलब वो देश जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स कंडक्ट करने में स्वतंत्र हो, मतलब डिसीजन लेने में स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, किसी के दबाव में काम नहीं करती है, चाहे बाहरी देश हो चाहे इंटरनल कुछ लोग हो जो अपने आप को क्लेम करते हैं सरकार होने का दावा रखते हैं। ठीक है, मतलब हम किसी के प्रभाव में काम नहीं करते, हम संप्रभुत्व हैं। क्या है? संप्रभुत्व है।
तो देखिए सोवरेंटी भी दो तरीके की होती है, एक एक्सटर्नल सोवरेंटी और एक इंटरनल सोवरेंटी। एक्सटर्नल सोवरेंटी का मतलब हम किसी देश के दबाव में काम नहीं करते, एटलीस्ट यूनाइटेड नेशन के भी दबाव में काम नहीं करते। हालांकि यूनाइटेड नेशन को हमने साइन किया है 1945 में, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने एक्सटर्नल अफेयर्स में किसी भी तरीके का दबाव महसूस करेंगे। हम फ्री हैं अपने अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए। दूसरा है इंटरनल सोवरेंटी। इंटरनल सोवरेंटी का क्या मतलब है? जब हम सोवरेंटी बोल रहे हैं तो पूरी तरीके से सोवरेंटी होनी चाहिए। इंटरनल सोवरेंटी का सीधे सीधे मतलब है देश में भी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो सरकार होने का दावा करते हैं, जैसे नक्सलाइट्स हैं। नक्सलाइट्स के साथ खाप पंचायतें हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ी में ही सरकार लिखवा लेते हैं। वो एक सरकार मूवी आई थी अमिताभ बच्चन वाली, अपने आप को पैरेलल गवर्नमेंट समझते हैं। खाप पंचायतें हरियाणा की तो खास तौर से, कॉन्स्टिट्यूशन गया भाड़ में, उनका एक अलग तरीके से रूल चलता है। खाप पंचायतों का फैसला सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर लड़के ने लड़की का रेप कर दिया है, पंचायत में उसको बुलाया गया, बिठाया गया और फैसला सुनाया गया कि लड़का लड़की से शादी कर ले, बात खत्म। इस तरीके से खाप पंचायतें हरियाणा में काम करती हैं। खाप पंचायतें होंगे, नक्सलाइट्स होंगे, जो भी जितने भी लोग हैं स्टेक होल्डर जो इंडिया के अंदर रह के और पैरेलल गवर्नमेंट होने का दावा करते हैं, वो असल सरकार नहीं है। असल सरकार कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोगों ने चुना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने चुना है, वो ओरिजिनल सरकार है। दैट मीन्स मोदी सरकार। 2024 में जो जनरल इलेक्शंस हुए, 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए, तो हमने मोदी सरकार बीजेपी को वोट दिया। तो बीजेपी को वोट दिया तो भाई वो ओरिजिनल सरकार है। कोई कहे कि नहीं हम है, ऐसा नहीं। तो अब एक सवाल उठता है, अगर हम सर सोवरेन हैं, इंटरनली भी सोवरेन है, एक्सटर्नली भी सोवरेन है, कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, यूनाइटेड नेशन भी नहीं डाल सकता, बिल्कुल नहीं डाल सकता। मगर अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन एक केस में हमारे ऊपर दबाव डाल सकता है, दैट्स कॉल्ड R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। किसके बेसिस पे? रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। आपके देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को आपने साइन किया है, तो आपको उनको अलाउ करना पड़ेगा। जब हमने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल वाले सबसे पहले एंटर किए। हमको उनको एश्योरेंस देना पड़ा कि कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो R2P के केस में यूनाइटेड नेशन इंटरफेयर कर सकती है, अदरवाइज हर केस में हम सोवरेन हैं। क्या है? कुछ लोग कहते हैं हमने सर कॉमनवेल्थ को भी साइन किया है 1949 में। हमने कॉमनवेल्थ को क्यों साइन किया? हम अपनी सॉवरेनिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कॉमनवेल्थ उन देशों का एक समूह है जो कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे। ब्रिटेन इसमें हेड है, और ब्रिटेन के गुलाम कंट्रीज जितने भी थे, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब कॉमनवेल्थ के मेंबर नेशन है। तो बोला जाता है कि इंडिया तो सोवरेन कंट्री है, क्यों रेटिफाई कर रहा है कॉमनवेल्थ को? तो पंडित नेहरू ने इसको एक्सप्लेन किया, कॉमनवेल्थ को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, वहां पे हमको जाना पड़ता है, समझना पड़ता है दूसरे देशों में क्या हो रहा है। हम बाध्य नहीं है कॉमनवेल्थ के प्रति, हम कभी भी कॉमनवेल्थ से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे ऊपर थोपा नहीं गया कि हम कॉमनवेल्थ का मेंबर बने, हम वॉलंटरी बेसिस पे कॉमनवेल्थ का मेंबर बने, ठीक है। तो ये होता है सोवरेनिटी का मतलब। दूसरा है सोशलिस्ट वर्ड। सोशलिस्ट का क्या मतलब है? अगर हम समाजवाद की बात करते हैं, ये शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा था। इसी एक्ट को अगर हम बात करें, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसी एक एक्ट ने बहुत सारे बदलाव किए, प्रियम्बल में भी किया, फंडामेंटल राइट्स में भी किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी किया। अब देखिए, संविधान बन गया, मगर संविधान उस समय के परिप्रेक्ष्य में बना था। अब आज 75 साल बाद आजादी के परिप्रेक्ष्य अलग है, तो संविधान में बदलाव की जरूरत है ना। तो जो बदलाव होते हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, संवैधानिक संशोधन कानून कहते हैं। तो ये 42वां संवैधानिक संशोधन कानून था। अभी तक आजादी के इतिहास में हमने 106 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर चुके हैं। अमेरिका सबसे
पहला डेमोक्रेटिक नेशन है। और जान के ताजुब होगा, अमेरिका ने अभी तक अपने संविधान में कुल मिला के 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, मगर हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने 106 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, 106 बार संविधान में बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के तहत इंदिरा गांधी ने 3 शब्द जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नीचे एक शब्द है इंटीग्रिटी, SSI। इसको अभी समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये शब्द अगर हट भी जाए तो फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। ठीक है, सोशलिस्ट। अब आप सोशलिज्म को समझने के लिए एक नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। क्या चला? वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अगर हम बात करें 1945 से लेके 1990 के बीच में एक अलग युद्ध चला, जिसको हमने कोल्ड वॉर बोला। क्या बोला? जिसको हमने कोल्ड वॉर बोला, शीत युद्ध। कोल्ड वॉर को हमने कोल्ड वॉर क्यों बोला? क्योंकि ये एक एक्चुअल वॉर नहीं थी, इट वॉज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। किसके किसके बीच में ये लड़ाई थी? अगर हम बात करें, एक तरफ अमेरिका था, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ USSR, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दैट मीन सोवियत संघ। ठीक है, मैंने कहा इसे कोल्ड वॉर क्यों बोला गया? क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी, इस सिद्धांतों की लड़ाई थी। जैसे भगत सिंह को खड़ा कर दो और गांधी को खड़ा कर दो, दोनों के सिद्धांत अलग अलग। वो अहिंसात्मक है गांधी, और भगत सिंह हिंसात्मक है। ठीक है, वायलेंट है। तो उसी तरीके से यूएसए की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है? यूएसए की आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म। क्या है? कैपिटलिज्म है। और USSR की जो आइडियोलॉजी है उसे हम सोशलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम सोशलिज्म कहते हैं। हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? सोशलिज्म कहते हैं। अगर हम बात करें कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी क्या कहती है? कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी बेस्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे। किस पे आधारित है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे आधारित है। दैट मीन्स यहां पे एक आदमी अपनी मेहनत के आधार पे कितना भी कमा सकता है। दैट मीन्स यहां पे प्राइवेट प्लेयर का ही बोलबाला है। प्राइवेट प्लेयर के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। इसे पूंजीवाद कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप हैं, इतने बड़े उद्योगपति हैं, मगर फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हमारे यहां अंबानी अदानी अगर चुनाव लड़ जाए, जनता हरा देगी। ठीक है, तो ये कैपिटलिस्ट कंट्री है। एक आदमी अपने मेहनत के दम पे कितना भी एकत्रित कर सकता है, सरकार उसमें कोई रोक टोक नहीं करेगी। उसने जितना मेहनत किया उतना अर्जित किया। सोशलिज्म की विचारधारा किस पे डिपेंडेड है? सोशलिज्म की विचारधारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस पे आधारित है। किस पे आधारित है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस पे आधारित है। दैट मीन्स अगर समाज में कोई भी चीज है तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सभी नागरिकों के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स यहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। हर चीज में क्या होता है? हर चीज में गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। यहां प्राइवेट प्लेयर एग्जिस्ट नहीं करता है, ना के बराबर होता है। अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल से जल्दी समझेंगे। मान लीजिए ये अमेरिका में ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 आदमी रहते हैं। एक आदमी अगर हम बात करें, ये 10 रुपए कमाता है, दूसरा आदमी 100 रुपए कमाता है, तीसरा आदमी अगर हम बात करें तो 20,000 कमाता है, और चौथा आदमी 1 लाख रुपए कमाता है। ठीक है, यहां अमेरिका में क्योंकि कैपिटलिज्म है, मैंने कहा एक आदमी अपने मेहनत के दम पे कितना भी अर्जित कर सकता है, तो अर्जित कर सकता है। गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, जिसने जितना मेहनत किया उतना अर्जित किया। मगर यहीं पे अगर आप USSR में चले आएंगे, सोशलिज्म, यहां पे 4 बंदे हैं, यही 4 बंदे हैं, तो यहां सोशलिज्म बोलता है कि भाई ये 1 लाख रुपए कमा रहा है, ये बेचारा भुखमरी की हालत में है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहा है, तो 1 लाख रुपए वाले से छीन के सब में बराबर बांट देंगे।
मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, तो उसे समाजवाद कहते हैं। समाजवाद मतलब समाज चलेगा तो साथ में चलेगा, सबका साथ सबका विकास। तभी मोदी जी नारा देते रहते हैं ना, क्योंकि हम एक समाजवादी देश है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, मायावती की पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। समाज को साथ लेके चलते हैं, है कि नहीं? हालांकि हमारे यहां जो सोशलिज्म है वो ये वाला सोशलिज्म नहीं है। हमारे यहां जो सोशलिज्म है हम उसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो सोशलिज्म होता है जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों म्यूचुअली को एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स सरकार चाहे समय आने पे तो कुछ चीजें छीन के और उनका राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, नेशनलाइजेशन कर सकते हैं, मगर प्राइवेट प्लेयर भी एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स हमारे यहां अदानी अंबानी जैसे भी आदमी हैं। कैसे आदमी हैं? अदानी अंबानी जैसे भी आदमी जिनके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, मगर सरकार वक्त आने पे उनसे वो छीन भी सकती है। जैसे इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, छीन के उनको सरकारी बना दिया। 1980 में फिर अगेन 6 बैंक जो प्राइवेट थे उनको छीन के सरकारी बना दिया। राजा रजवाड़ों का प्रिवी पर्स खत्म कर दिया इंदिरा गांधी ने। तो हम ट्रू सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते। हमारा जो सोशलिज्म है वो अलग तरीके का है, जिसे हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं। दैट मीन्स मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से अलग है। हम ज्यादातर गांधीयन सोशलिज्म की तरफ जाते हैं। समाजवाद के कई सारे पहलू हैं, उसको हम बाद में देखेंगे इन डेप्थ। वो आईएएस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है? हम एनडीए लेवल पे ही रहते हैं। तो सोशलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया। इंदिरा गांधी ने इस शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन कानून 1976 के तहत जोड़ा था। चलिए नेक्स्ट शब्द है सेकुलर। इसको भी इसी एक्ट के तहत जोड़ा गया। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। कोई भी देश सेकुलर है, इसका कहने का मतलब है गवर्नमेंट किसी भी एक धर्म विशेष को कोई प्रिविलेज नहीं देती। गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो सभी धर्मों का समान ख्याल रखते हुए करेगी। किसी एक स्पेसिफिक वर्ग को अगर हम बात करें, स्पेसिफिक रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देगी। सरकार की नजर में सभी रिलीजन बराबर हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि सरकार एक स्पेसिफिक वर्ग के लिए कोई काम करती है, ऐसा नहीं। हाँ, उन देशों में जो हमारे पड़ोसी देश हैं जो सेकुलर नहीं है, जो एक स्पेसिफिक रिलीजन के बेस पे चलते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एक इस्लामिक रिपब्लिक है, इन सब देशों में, अफगानिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक है, तो जाहिर सी बात है यहां पे रिलीजन को वेटेज दिया जाता है। मगर हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इसको लेके काफी विवाद होता है कि यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये है ब्ला ब्ला, उसकी हम पूरी बात करेंगे इन डिस्क्रिप्शन अंदर, ठीक है? अगर आप कह रहे, आपका ये सोचना हो कि इसको हमने संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा है, अगर हम इस शब्द को हटा दें, अगर मोदी जी अब की बार 400 पार का जो नारा दिए थे, 400 सीटें पार हो जाती, क्या मोदी जी ये शब्द हटा देते? हटा भी देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अभी हम जजमेंट्स देखेंगे वन बाय वन, तब हम समझेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी अगर हम बात करें, लोकतंत्र। लोकतंत्र हम किसे कहते हैं? जनता का रूल, है ना? सिंपली लोकतंत्र, लोक मतलब लोक, तंत्र प्रणाली, सिस्टम। तो वहां जहां पे सिस्टम जनता के द्वारा चलाया जाता है हम उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। मगर डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। किस तरीके की डेमोक्रेसी होती है? एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए ये डेमोक्रेसी हो गया। डेमोक्रेसी भी मैंने कहा दो तरीके की है, एक आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया, क्या हो गया? डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया, और दूसरा आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया, क्या हो गया? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गया।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अगर हम बात करें, 4 फीचर्स होते हैं। 4 फीचर्स कौन कौन से हैं? इनिशिएटिव। कौन से 4 फीचर्स हैं? इनिशिएटिव, अरे ओए, इनिशिएटिव, रिकॉल। रिकॉल के बाद अगर हम बात करें रेफरेंडम, क्या? रेफरेंडम। और रेफरेंडम के बाद है हमारा प्लेबिसाइट। क्या है? प्लेबिसाइट। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 फीचर्स होते हैं। इनिशिएटिव का मतलब, अगर आपने सरकार कोई बनाई, 18वीं लोकसभा के मान लीजिए चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा के चुनाव लेके आपने सरकार बना ली, भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, आपने इनिशिएटिव ले लिया। अब ये सरकार कितने साल तक काम करेगी? ये सरकार 5 साल तक काम करेगी। 5 साल के लिए भारत में चुनाव होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव 4 साल के लिए, सबका कार्यकाल अलग अलग होता है। रशिया के प्रेसिडेंट का कार्यकाल 6 साल का होता है। अब ये 5 साल सरकार काम करेगी, तो इस 5 साल से पहले क्या आप सरकार को हटा सकते हैं? क्या आप अपने डिसीजन को रिकॉल कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, आप अपने डिसीजन को रिकॉल नहीं कर सकते। हालांकि वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, किसी के पास बहुमत ना हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, वो अलग बात है, ठीक है। मगर ये सरकार अदर केसेस में 5 साल अपना पूरा करेगी। जनता अपने निर्णय को नहीं बदल सकती, इसीलिए कहते हैं सोच समझ के वोट डालना चाहिए। 5 साल के लिए आप फंस जाते हैं, आप अपने डिसीजन को रिकॉल नहीं कर सकते। मगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप अपने डिसीजन को रिकॉल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सरकार बनाई है, तो सरकार ने कोई बड़े बड़े वादे करके अगर सरकार बनी है और सरकार उन वादों को पूरा नहीं करती, तो आप अपने डिसीजन को रिकॉल कर सकते हैं, उस सरकार को हटा सकते हैं उसी समय। मोदी 2014 में बोले जब हम सरकार में आएंगे 15-15 लाख रुपए हर किसी के खाते में देंगे, फिर बाद में बोले जुमला है। आप तो फंस गए ना, आप अपने डिसीजन को 5 साल से पहले रिकॉल नहीं कर सकते। मगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप अपने फैसले को रिकॉल कर सकते हैं। जो भी फैसला लिया जाएगा वो रेफरेंडम और प्लेबिसाइट के थ्रू लिया जाएगा, वोटिंग के थ्रू लिया जाएगा। हर चीज पे जनता की वोटिंग होती है। स्विट्जरलैंड एकमात्र वर्ल्ड का नेशन है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कोई भी सरकार को डिसीजन लेना होगा, जनता की वोटिंग होगी। इसीलिए स्विट्जरलैंड इतना डेवलप्ड है। स्विट्जरलैंड पहला देश है मुझे लगता है जिसने सुसाइड मशीन को लीगलाइज कर दिया है, जिसे हम यूथनेशिया कहते हैं। यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया, सुसाइड मशीन बनी हुई है, जाके बैठ जाइए आप, केमिकल इंजेक्ट किया जाएगा, आप स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे। एलजीबीटी कम्युनिटी, दैट मीन्स गे सेक्स वगैरह, सेम सेक्स मैरिज अलाउड है स्विट्जरलैंड में, क्योंकि जनता हर चीज पे क्या करती है? वोटिंग करती है। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में क्या डिफरेंस है? जनरल चीजों के लिए जो वोटिंग होती है हम उसे रेफरेंडम कहते हैं। अगर टेरिटोरियल मैटर्स के लिए वोटिंग होगी तो वो प्लेबिसाइट कहलाएगी। जैसे अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे इंडिया पे वोटिंग करानी है तो रेफरेंडम कहलाएगा। मगर जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट होगा कि पाकिस्तान का पार्ट होगा, जनता से प्लेबिसाइट करवा ले, हम जनमत संग्रह करवा लें। ये बात शांति भूषण ने बोली थी, शांति भूषण और उनके लड़के प्रशांत भूषण ने बोली थी। तो जब टेरिटोरियल मैटर्स आता है, मतलब जमीनी विवाद के केस में जब हम वोटिंग करवाते हैं, तब हम उसे प्लेबिसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेबिसाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वर्ल्ड का एकमात्र देश जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो है स्विट्जरलैंड। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम बात करें, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और अमेरिका भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हालांकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इंडिया में अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्या है? इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट है रिपब्लिक। देखिए 2 शब्द होते हैं। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, क्या मनाते हैं हम? रिपब्लिक मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो एक होता है रिपब्लिक और एक होता है मोनार्की। क्या होता है? मोनार्की।
मोनार्की राजशाही होता है। रिपब्लिक का सिंपली मतलब क्या होता है, मैंने कहा जिस देश का हेड ऑफ द स्टेट क्या, जिस देश का हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली इलेक्टेड होगा किसके द्वारा, जनता के द्वारा, उसे हम रिपब्लिक कहेंगे। क्या कहेंगे, रिपब्लिक कहेंगे। रिपब्लिक का डेमोक्रेसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों शब्द अलग अलग है, ठीक। हेड ऑफ द स्टेट, जैसे आप देखिए इंडिया में अगर आप कहेंगे कि हेड, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भारत में प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, पीएम, सरकार का मुखिया, सरकार ये चलाता है, एक्चुअल पावर इसके पास है। मगर हेड ऑफ द स्टेट बोलेंगे तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मैं हेड ऑफ द स्टेट की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट है। जहां पे प्रेसिडेंट जनता के द्वारा चुना जाता है उसे रिपब्लिक कहते हैं। और जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में भी संसद होती, वहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास एक्चुअल पावर होती है, मगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए, मगर वहां प्रेसिडेंट नहीं है, वहां क्या है, वहां किंग और क्वीन है। क्या, और किंग और क्वीन क्या है, ये एक हेरिडेटरी पद है। कौन सा पद है, हेरिडेटरी पद है। दैट मीन्स वंशानुगत, राजा का लड़का ही राजा बने। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड मरी और उसके बाद किंग चार्ल्स थर्ड बन गए, कोई चुनाव नहीं हुआ उसके लिए। तो वही चीज है, यहाँ पे इलेक्टेड होता है। क्या होता है, जब किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित होता है तब हम उसे रिपब्लिक कहते हैं, और जब किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित ना होके वंशानुगत होता है, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, तब हम उसे मोनार्की कहते हैं, राजशाही कहते हैं, ठीक है। चल, तो ये हो गया आपका रिपब्लिक। क्या हो गया, रिपब्लिक हो गया। तो वही जो कंफ्यूजन है आप मत करिएगा, मैंने बहुत सारे बच्चों से हमेशा पूछा, इतना पढ़ाने के बाद 4-5 साल बाद लोग अभी तक रिपब्लिक का मतलब नहीं जानते। एक जगह तो बहुत हास्यास्पद वाकया था, एक कई टीचर्स का इंटरव्यू लेना था। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र जो टीचर्स के लिए कुछ जीएस का भी पोर्शन रहता है इंटरव्यू सेक्शन में, तो उसमें बोर्ड मेंबर्स में मुझे बिठाया गया और मैंने उस टीचर से सिंपली बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे। तो आंसर सुन के बड़ी हंसी आ गई। उसमें से एक टीचर, वो जो टीचर जवाब दे रहा था, उसने क्या बोला कि सर इंडिपेंडेंस डे में जो फ्लैग है थोड़ा ऊंचाई पे उड़ता है और रिपब्लिक डे में थोड़ा नीचे उड़ता है। इस तरीके के जवाब सुन के तो कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बड़ा खतरनाक हो गया है। अगर आप देखें, ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास आउट होते हैं, तरह तरह की बात करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। भाजपा की एक प्रवक्ता युवा मोर्चा की कहती है कि आजादी हमको 99 साल की लीज पे मिली है। जब सौरभ भारद्वाज उनसे पूछते हैं ये कहाँ लिखा है, तो बोलते हैं व्हाट्सएप में फॉरवर्ड मैसेज आया था। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, कोई कहता है कि अमिताभ बच्चन अगर हम बात करें तो गांधी की औलाद है। कैसे गांधी की औलाद है? हाँ, कि गांधी एक दिन उनके घर गए थे और तब ये कांड हो गया। फिर जवाहरलाल नेहरू एसटीडी से मरे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत खतरनाक यूनिवर्सिटी है, इससे बच के रहे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। अपने समस्त नागरिकों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर उसके लिए काफी लंबा लेक्चर लगेगा, ठीक है। जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। किससे लिया? 1917 के रूसी क्रांति से ये कॉन्सेप्ट लिया। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। कहां? फ्रांसीसी क्रांति से लिया है, ठीक है। इन सब को हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में इन डेप्थ। अब यहां पे कुछ सवाल जो हमको प्रियम्बल से लेके रहेंगे। ये आपका प्रियम्बल है, ओरिजिनल फॉर्म है। इस प्रियम्बल में अगर हम बात करें, प्रियम्बल में जो पहला सवाल है हमारा, वेदर, देखो वीडियो चल रही है, वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या? नंबर 1,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है कि नहीं? वेदर इट शुड बी अमेंडेड और नॉट, क्या इससे बदला जा सकता है? नंबर 3, वेदर इट इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, क्या ये सोर्स ऑफ पावर है? किसके लिए सोर्स ऑफ पावर है? क्या ये सोर्स ऑफ पावर लेजिस्लेचर के लिए है? ठीक है, इन सवालों के जवाब हम देखते हैं और चौथा सवाल अभी देखते हैं, कोई आ जाता है। वेदर प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भी नाम है? मतलब ये कहने का वैसे ही हो कि भाई जो आपने कॉपी में इंडेक्स बनाया है वो इंडेक्स संविधान का पार्ट है कि नहीं, बुक का आपका पार्ट है कि नहीं, आप उसको मानते हो बुक का पार्ट कि नहीं मानते हो? तो जवाब क्या है? जवाब के लिए हमको केस स्टडी पे चलना पड़ेगा। देश में पहला केस हुआ बेरूबारी यूनियन केस 1960। क्या था बेरूबारी यूनियन केस 1960? अगर हम बात करें तो ये नेहरू और नून के बीच में एक समझौता हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और उनकी पाकिस्तान की तरफ से नून। बांग्लादेश बॉर्डर को रिजॉल्व करने के लिए वहां पे एक बॉर्डर इशू जा रहा था और उसको रिजॉल्व करने के लिए दोनों ने समझौता साइन किया, मगर उस समझौते को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चैलेंज कर दिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति अगर कोई भी लीगल एडवाइस चाहता है सुप्रीम कोर्ट से तो ले सकता है अगर उसको लगता है। नेहरू नून एग्रीमेंट को एनफोर्स करने के लिए नेहरू ने सिंपली एक रेजोल्यूशन के तहत ये काम करना चाहा, मगर राजेंद्र प्रसाद ने इस चीज को कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली चेक करवाता हूं और इसी के लपेटे में प्रियम्बल भी आ गया। तो आर्टिकल 368 के तहत बदलाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको लेके पूरा बेरूबारी यूनियन केस हुआ। तो ये किसी के खिलाफ नहीं था, अगर आप इसको देखेंगे तो वर्सेस अननोन, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो जानते होंगे जब भी कोई केस होता है तो किसी के खिलाफ होता है, बेरूबारी यूनियन वर्सेस समथिंग समथिंग, ठीक है, मगर अननोन है क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन। बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और उसने कहा प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है और इसको बदला नहीं जा सकता। जबकि अगर हम बात करें बाद में देश के इतिहास में सबसे बड़ा जो केस हुआ 1973 में, और इस केस का नाम था केशवानंद भारती केस। क्या नाम था? केशवानंद भारती केस। 13 जजों की बेंच बैठी थी, कितने? 13 जजों की बेंच बैठी थी और 7:6 के रेशियो से फैसला सुनाया गया था। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, यस प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट शुड बी अमेंडेड, इट शुड बी अमेंडेड बट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्या? बट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड। इस फेमस केस में बोला गया कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसको बदला भी जा सकता मगर इसके मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर एक कमरा है तो आप उसमें वायरिंग चेंज कर सकते हैं, पर्दे चेंज कर सकते हैं, टेबल, चेयर, फैन, कूलर ये सब बदल सकते हैं, मगर आप कमरे की बीम और पिलर्स को नहीं बदल सकते हैं क्योंकि उसी पे पूरी इमारत खड़ी है। अगर बीम और पिलर को चेंज किए तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो उन्होंने यही कहा कि सरकार सब कुछ बदल सकती है मगर अगर हम बात करें मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। मतलब देश एक लोकतांत्रिक देश है, इस चीज को नहीं बदल सकते, इसीलिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। देश एक सेकुलर नेशन है, धर्मनिरपेक्ष देश है, हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। ये सीधे सीधे बोला गया। फंडामेंटल राइट्स में इंश्राइंड है। आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है? इन्फोर्स करता है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग ऐसी बात नहीं कर सकते कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक बागेश्वर बाबा हैं, वो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। फिर उनसे एंकर सवाल पूछता है कि भैया ऐसा है कि क्या आपने संविधान पढ़ा है? संविधान के हिसाब से तो हो नहीं सकता। तो वो कहता है मैंने संविधान पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ा ही नहीं है तो कुछ भी बोलते रहो। इस देश की यही खासियत है, कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
भारत की लिटरेसी रेट इतना कम है, इसी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2011 के हिसाब से अगर हम देखें, इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी रेट 74% है। जब हमने लिटरेसी का क्राइटेरिया इतना लीनियंट रखा है कि 7 साल से ऊपर जो भी पढ़ने या लिखने में 2 लाइन भी पढ़ने या लिखने में सक्षम है, उसे हम लिटरेट मानेंगे। अगर इस क्राइटेरिया को हम ग्रेजुएशन कर देते हैं, ग्रेजुएशन पास वाले 12th पास कर देते हैं मान लीजिए, तो ये 74% 50% आ जाएगा। गलती से ग्रेजुएशन कर दिए तो ये 50% 25% आ जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिए तो 15-20% भी लोग देश में लिटरेट नहीं। तो ये घटनाएं घटती हैं। तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया? यस, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड बी अमेंडेड, बट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर शुड बी फॉलोड। और इसी चीज को रिपीट किया गया LIC ऑफ इंडिया केस 1995। ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन, क्या ये सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए? क्या संसद यहां से अपनी पावर को डिराइव करती? नहीं, संसद अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करेगी। इंडेक्स में कोई चीज लिखी गई है, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया ना, तो ये कैसे सोर्स ऑफ पावर हो सकता है? इस चीज को एलिब्रेट किया गया अंदर। अब जैसे सेकुलर शब्द है, तो अब सेकुलरिज्म को किस तरीके के आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी होगी, वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में एक्सप्लेन किया गया। तो वो सोर्स ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ये था पूरा आपका प्रीएम्बल के बारे में, जितना आपको पता होना चाहिए था एनडीए के पर्सपेक्टिव से। हम बहुत इन डेप्थ जा सकते थे, बहुत सारे केस स्टडी भी हम कर सकते थे इसमें, मगर अगर हम बात करें, हर एक पेपर का एक लेवल होता है। अगर मैं ये आईएएस के लिए पढ़ाता, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए ये लेक्चर रहता, तो मैं इस लेक्चर को 2-2.5 घंटे में खत्म करता। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें बात कर सकते थे, मगर मैंने उसको एलिमिनेट किया, इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखा, जितना आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली चीज इससे क्या पूछा जाता है कि ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वो स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन वाला वो पूछ लिया जाता है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? उसको डेट ऑफ एडॉप्शन एंड एनेक्शन के साथ कंफ्यूज कर देता है आपको। ठीक है, वेदर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें। व्हाट वर द पार्शियल प्रोविजंस व्हिच वर adopted and enacted on 26th of November, ये सारी चीजें। चलिए, मुझे लगता है वीडियो काफी हुआ, बहुत मेहनत लगी है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दबा के करें। जो मेरे लोग हैं वो समझते होंगे। ठीक है, और अगला लेक्चर हम दूसरे हिस्ट्री या ज्योग्राफी पे डेमो लेक्चर के तौर पे, ये पॉलिटी के लिए हो गया। अगर किसी और टॉपिक पे आप डेमो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको बनाऊंगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।